आज है 15 दिसंबर और हम देखेंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से स्पेशली पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमारे करंट अफेयर में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम न्यूज़ देखते हैं 11 डेड एज गनमैन फायर ऑन जेविस इवेंट इन सिडनी। यह सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई एक भयावह आतंकवादी हमला है जहां एक यहूदी त्यौहार के दौरान बंदूकधारियों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 29 से अधिक लोग इसमें क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। ठीक है, इस मामले को पुलिस और अधिकारियों ने टेरर अटैक कहा है। क्या कहा है कि ये एक टेरर अटैक है। तो इसको कुछ और तो इसमें हम नहीं देखेंगे, ये करेंट अफेयर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में देखेंगे कि मतलब कोई ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेता है या नहीं लेता है। और आप देख लीजिएगा सिडनी का है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद दिया है बिहार लीडर नितिन नाविन इज़ न्यू बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट। ठीक है, बिहार के जो नितिन नाविन है वो बिहार में बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट चुने गए हैं। दूसरा न्यूज है वेटरन कांग्रेस लीडर सामानूर डायस, कांग्रेस के नेता थे सामानूर, उनकी निधन हो गई 94 की उम्र में। ठीक है, अगला है न्यूज हमारा ला नीना से संबंधित। ठीक है, तो क्या न्यूज़ में क्या कह रहा है, ला नीना कोल्ड ड्राई एयर फ्रॉम साइबेरिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द विंटर चिल। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि ला नीना क्या होती है। ला नीना क्या होती है? ला नीना जो है प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। ठीक है, जब भी किसी लोकेशन की बात आए तो आप लोग प्लीज़ वर्ल्ड मैप निकाल के चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, इसमें समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ठंडा हो जाता है। इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। ठीक है, ला नीना के दौरान ठंडी हवाएं ज़्यादा मजबूत होती हैं और मौसम ज़्यादा शुष्क और ठंडा हो जाता है। ठीक है, साइबेरिया यानी कि रूस का जो उत्तरी भाग है उसको हम क्या कहते हैं, साइबेरिया। दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। सर्दियों में वहाँ हाई प्रेशर सिस्टम बनता है जिससे बहुत ठंडी बहुत शुष्क हवा बाहर की ओर फैलती है। जब यही हवा एशिया के अन्य हिस्सों जैसे कि चीन, कोरिया, भारत के उत्तरी इलाके की ओर आती है तो तापमान तेज़ी से गिर जाता है। ठीक है, अब ला नीना प्लस साइबेरियन एयर, ठीक है, ये दोनों मिलके ठंड को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसका अर्थ यही है कि ला नीना ने वायुमंडलीय परिस्थितियां ऐसी बना दी जिससे साइबेरिया की ठंडी और सूखी हवा दक्षिण की ओर आसानी से आ सकती है। इसका नतीजा ये होता है सामान्य से ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, कम नमी, इसलिए इस हवा में नमी कम होती है इसलिए ठंडा ज़्यादा चुभने वाली लगने लगती है। ठीक है, कई जगह पे तो कोल्ड वेव या सीवियर वेव जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब विंटर चिल क्यों ज़्यादा महसूस होती है? क्योंकि ठंडी हवा और कम नमी जब होती है तो वो जो होती है हवा को और ज़्यादा ठंडा करने लगती है, यानी थर्मामीटर से ज़्यादा ठंडा शरीर को महसूस होता है। बुजुर्ग, बच्चे और गरीब पर इसकी मतलब इन लोगों इसका ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है स्टेट प्रिपेयर्स रोड मैप टू मिटिगेट लॉसेस। मतलब ये कर्नाटका स्टेट के बारे में है कि यहाँ की जो राज्य सरकार है उसने नुकसान को कम करने के लिए एक योजना तैयार की है, तो उसी के बारे में है। ये नुकसान जो है अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, कृषि नुकसान, औद्योगिक आर्थिक नुकसान, राजस्व में गिरावट, ऊर्जा, परिवहन या पर्यटन से जुड़ा नुकसान आदि इसमें शामिल है। तो ये हमारे लिए चूँकि ये कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला न्यूज़ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एड टू प्रोक्योर सैनिटरी पैड्स अंडर सूची स्कीम। ये कर्नाटका स्टेट की एक स्कीम है, सूची स्कीम। ठीक है, तो इस न्यूज़ में क्या कहा गया है कि सरकार अब तक सूची स्कीम के तहत सैनिटरी पैड की खरीद नहीं कर पाई है, यानी योजना तो बनी हुई है लेकिन लाभार्थी जो है यानी महिलाएं, ठीक है, वो तय हैं, और लेकिन सरकारी स्तर पर सैनिटरी पैड की खरीद और आपूर्ति में देरी हो रही है।
अब सूची स्कीम क्या है, तो ये है, इसका उद्देश्य है कि स्कूल का कॉलेजों की लड़कियों और महिलाओं को सस्ती या मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना। इसका लक्ष्य मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखना, स्कूल ड्रॉप आउट कम करना और संक्रमण और स्वास्थ्य समस्याएं रोकना। ठीक है, ये तो हो गया स्टेट लेवल की, मतलब मैं एक स्कीम के बारे में बता दी हूँ जो पैड लड़कियों के लिए, मतलब लड़कियों को ध्यान में रख के पता बनाया गया है। लेकिन अगर इसी को नेशनल लेवल पे हम देखें तो नेशनल लेवल पे भी इसके लिए बहुत सारी तैयारियां हुई हैं कि इसके लिए मतलब क्या और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेशनल लेवल पे भी ऐसे बहुत सारे स्कीम होते हैं जिसमें पैड प्रोवाइड करवाया जाता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भी पैड को रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि भारत सरकार ने मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक को एक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दा मानते हुए कई कदम उठाए हैं, जिनमें मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक स्कीम आती है जो कि ग्रामीण और किशोर लड़कियों के लिए है। कम कीमत पर सैनिटरी नैपकिन इसमें उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, दूसरा है पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसमें 1 रुपये का एक पैड मिलता है और देश भर में जितने जन औषधि केंद्र हैं उनमें हर जगह ये उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए इसका वितरण किया जाता है। ठीक है, और एक है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें 10 से 19 वर्ष की किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता और पोषण स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी स्कीमें जो अलग अलग स्टेट में चलाए जाते हैं। तो बस ये स्कीम को आप लोग ध्यान रखिएगा। सूची स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, ये महिलाओं के लिए है जो पैड प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये मेसी के इवेंट में जो राइट हो गया था, दंगा हो गया था, उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उस संबंध में ये न्यूज़ है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, अगले न्यूज़ को हम देखेंगे कि वेट अ मिनट। अगला हमारा न्यूज़ है सीबीआई चार्जशीट नेम्स 17 पर्सन 58 फर्म्स फॉर साइबर फ्रॉड। यह डिजिटल युग में या जहां तकनीकी के जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराध जो है एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। इसी संदर्भ में हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में 17 व्यक्तियों और 58 कंपनियों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की है। ये जो मामला है संगठित साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। ठीक है, अब सीबीआई की जांच में क्या क्या सामने आया है वो इस न्यूज़ में बताया। जैसे कुछ व्यक्तियों और कंपनियों को एक संगठित नेटवर्क, फर्जी कंपनियों और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर लोग आर्थिक धोखाधड़ी कर रहे थे। ठीक है, तो इसी संबंध में है। अब साइबर फ्रॉड आप देख सकते हैं कि साइबर फ्रॉड क्या होता है। ठीक है, इस तरह के जो साइबर फ्रॉड में आमतौर पर फर्जी कंपनियों का पंजीकरण होता है, बैंक खातों का दुरुपयोग होता है, डिजिटल पेमेंट गेटवे बनाया जाता है, फर्जी निवेश या सेवा ऑफर दी जाती है, डेटा और पहचान की चोरी की जाती है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा वो नहीं है, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है और आजकल हम डेली न्यूज़ में साइबर फ्रॉड के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट है ये वाला न्यूज़, प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स मर्सी प्ली ऑफ मैन कन्विक्टेड ऑफ रेप मर्डर ऑफ 2-year-old गर्ल। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसे व्यक्ति की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया गया जिसे 2 वर्ष की मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध में दोषी ठहराया गया था। यह निर्णय न केवल न्याय प्रक्रिया की अंतिम कड़ी को दर्शाता है, बल्कि यह समाज में न्याय, नैतिकता और कानून के शासन के महत्व को भी रेखांकित करता है। ठीक है, तो इसी संबंध में है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनको कौन से आर्टिकल के तहत क्षमा याचना करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो वो है आर्टिकल, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 72, जिसमें राष्ट्रपति को शक्ति है कि मतलब ये अधिकार देता है कि मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या फिर स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 शक्तियाँ इनके पास हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की यह शक्ति लागू होती है जब सजा मृत्यु दंड की हो, जब मामला केंद्र कानून के साथ जुड़ा हो या फिर कोर्ट मार्शल से जुड़ा हो। कौन कौन से, मृत्युदंड, केंद्र के कानून से और कोर्ट मार्शल से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 161, जो कि राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि
इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, नहीं तो इसमें हौच पौच हो रहा है। 73 जो है हमारे राष्ट्रपति के लिए है, जबकि आर्टिकल 161 राज्यपाल से संबंधित है। इसमें राज्यपाल को भी दया याचिका स्वीकार अस्वीकार करने की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड के मामले में अंतिम अधिकार राष्ट्रपति का होता है। मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति व्यक्तिगत इच्छा से निर्णय नहीं लेते, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, यह संवैधानिक मर्यादा का हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मृत्युदंड केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दिया जाना चाहिए। बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या समाज को झकझोर देने वाला होता है, अमानवीय जघन्य अपराध माना जाता है, इसलिए ऐसे मामलों में दया याचिका खारिज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली न्यूज को देखते हैं। CII प्रपोजेस रिफॉर्म टू स्पर्ब इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ इन अपकमिंग यूनियन बजट। ठीक है, भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज और टिकाऊ बनाने के लिए निजी निवेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी संदर्भ में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आगामी केंद्रीय बजट से पहले सरकार के समक्ष कुछ संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव रखा है। इन सुधारों का उद्देश्य इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ यानी निवेश आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है CII क्या है। मैं पहले भी न्यूज़ में ये बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। जो CII है यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, ये उद्योगों का एक प्रमुख संगठन है। सरकार और उद्योग जगत के बीच ये सेतु की भूमिका निभाता है। ठीक है, नीतिगत सुझाव देकर जैसे निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास को गति देने का ये प्रयास करता है। ठीक है, समझ गए CII के बारे में। और इसके बारे में जानना हो तो आप लोग और भी डिटेल में जाके गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। अगला है टू हेल्ड इन आसाम ओवर डेथ ऑफ 21 वर्कर्स इन अरुणाचल। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल में जो 21 वर्कर्स का डेथ हुआ था, लोग मर गए थे, उनके संबंध में है कि उसके संबंध में 2 लोग आसाम में पकड़े गए हैं। अगला हमारा न्यूज है इंडियन नेवी टू कमीशन सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इन गोवा। ठीक है, भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करती रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय नौसेना ने गोवा में MH-60R हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रन कमीशन करने जा रही है। यह कदम नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता और समुद्री निगरानी को और मजबूत करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि MH-60R क्या है। ठीक है, ये जो हेलीकॉप्टर ये क्या है। ये जो है एक अत्याधुनिक मल्टी रोल मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिका से खरीदा गया है। कहाँ से? अमेरिका से। इसे विशेष रूप से समुद्री युद्ध, पनडुब्बी खोज, दुश्मन जहाज़ों की निगरानी, खोज और बचाव जैसे अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब दूसरे स्क्वाड्रन की ज़रूरत आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समुद्री सुरक्षा चुनौतियां जो हैं अब बढ़ रही हैं और पुराने हेलीकॉप्टरों का व्यवस्थापन किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी और रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व भी इससे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। जयशंकर मीट्स हिज UK यूरोपियन काउंटर पार्ट। जयशंकर जो हैं अपने काउंटर पार्ट से ये जो UK के हैं उन और यूरोपियन जो यूनियन के हैं उनसे मिले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारा, जब इससे रिलेटेड फुल न्यूज आएगा तब हम देखेंगे कि क्या उनकी बात हुई आपस में। अब ये है कांग्रेस वार्म्स इलेक्शन कमीशन थ्रेटन्स स्ट्रिक्ट एक्शन ओवर वोट थेफ्ट। वोट थेफ्ट के बारे में कांग्रेस अभी से इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहा है कि ये इस पर स्ट्रिक्टली मतलब एक्शन ले। फिर से प्रियंका गांधी डेयर्स द BJP टू कंटेस्ट ए फेयर इलेक्शन यूजिंग बैलेट पेपर। प्रियंका गांधी चाह रही हैं कि बैलेट पेपर का यूज़ करके एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। तो ये हम काफ़ी दिनों से ये सब न्यूज़ में देख रहे हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। स्टेट आस्क्ड टू सेंड वुमेन SC and ST ऑफिसर्स फॉर की पोस्ट ऑफ सेंट्रल डिप्यूटेशन। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में समावेशिता और समान प्रतिनिधित्व को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर महत्वपूर्ण पदों के लिए भेजें। ये पहल जो है
प्रशासन में विविधता, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब खबर का मतलब क्या है इस खबर का, कि केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है या फिर अनुरोध किया कि वे योग्य महिला एससी और एसटी अधिकारियों की पहचान करें और उन्हें केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में प्रमुख पदों पर तैनात के लिए भेजें। उद्देश्य है कि नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। अब इसमें होता है सेंट्रल डिप्यूटेशन। क्या होता है सेंट्रल डिप्यूटेशन? का अर्थ है राज्य कैडर के अधिकारी का सीमित अवधि के लिए केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय विभाग में कार्य करना। फिर से सुन लीजिए, राज्य कैडर के अधिकारी का सीमित अवधि के लिए किसी केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग में कार्य करना। ठीक है, इससे क्या होता है, अधिकारी को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलता है और केंद्र को राज्यों के जमीनी अनुभव का लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेवर अलाउड एक्टिविटीज़ इंडिमिकल टू बांग्लादेश। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि होती है। इसी संदर्भ में मालदीव के नेतृत्व द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वेट अ मिनट, हाँ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि वो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करे। इसी संदर्भ में जो है बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसके क्षेत्र और संसाधनों में ऐसे कोई भी गतिविधि जो उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो उसे कभी अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जो बयान है देश की सुरक्षा नीति और कूटनीतिक संतुलन को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो बांग्लादेश जो है सिंगापुर, भारत और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। बंगाल की खाड़ी और उसके जलमार्ग उसे हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनाते हैं। ऐसे में ऐसी क्षेत्रीय शक्तियों के लिए सतर्कता या संदेश है और आंतरिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का ये संकेत है। ठीक है, अब ये पंकज चौधरी के बारे में है जो कि हमारे यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके बारे में है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा नाम। हमारे यूपी पीसीएस में वन लाइनर एग्ज़ाम की दृष्टि से आप मैच द फॉलोइंग की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला न्यूज़ है टॉप ऑफिशियल शिफ्टेड आफ्टर बिलासपुर एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये बिलासपुर में अभी जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी हम पहले की न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन न्यूज़ को हम जिन न्यूज़ कर चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, वीडियो की जो टाइमिंग है बहुत बढ़ जा रही है। तो आप लोग पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हैं बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट में क्या हुआ था। ठीक है, अगला है नो लिंक बिटवीन कोविड वैक्सीन एंड सडन डेथ। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है। अब आप सभी लोगों को पता होगा कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया भर में वैक्सीनेशन एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान रहा। इसी बीच में कुछ जगहों पर अचानक मौत की घटनाओं को लेकर यह आशंका फैली कि कहीं इसका संबंध कोविड-19 वैक्सीन से तो नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों और सरकारी जांचों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड वैक्सीन और अचानक मौत के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि विशेषज्ञ समितियों, मेडिकल रिसर्च और डेटा विश्लेषण के अनुसार कोविड वैक्सीन लेने वालों में अचानक मौत का जोखिम सामान्य जनसंख्या से अधिक नहीं पाया गया है। जिन मामलों में अचानक मौत हुई है वहाँ पहले से मौजूद बीमारियाँ थीं, जीवन शैली से जुड़े कारण थे और आनुवंशिक कारण ज़्यादा जिम्मेदार पाए गए हैं। यानी जो वैक्सीन को सीधे तौर पर दोषी ठहराने का वैज्ञानिक आधार है वो सही नहीं है। ठीक है, अचानक मौत के कारण क्या था, इसमें हृदयघात, अनडायग्नोज्ड हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, मोटापा, तनाव, नशा, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम जैसे कारण थे, न कि वैक्सीन। ठीक है, कोविड वैक्सीन की क्या भूमिका थी? इसका उद्देश्य था गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती और मृत्यु को रोकना। बड़े पैमाने पर जो टीकाकरण हुआ था इससे लाखों जानें बची थी। स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव भी कम हुआ था। ठीक है, अब कुछ दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत कम मामलों में और वैज्ञानिक निगरानी में पाए गए जिनका अचानक मौत से कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्ली गेस्टेशनल डायबिटिक अफेक्ट्स अबाउट 1 in 5 प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माँ और शिशु दोनों का स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
कुछ अभी हाल के अध्ययनों में यह सामने आया कि अर्ली गेस्टेशनल डायबिटिक मेल्यूट्स यानी गर्भावस्था के शुरुआती चरण में होने वाली मधुमेह की समस्या लगभग हर 5 में से एक गर्भवती महिला को है। ठीक है, यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है बल्कि यह मातृ शिशु स्वास्थ्य प्रणाली में समय पर जांच और रोकथाम की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। ठीक है, यह वह स्थिति होती है जिसमें गर्भावस्था के दौरान पहली बार रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब यह समस्या गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में सामने आती है तो इसे अर्ली जीडीएम कहा जाता है, यानी कि गेस्टेशनल डायबिटिक कहा जाता है। ठीक है, अब अर्ली जीडीएम क्यों ज़्यादा खतरनाक होता है? ये इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह माँ और भ्रूण को लंबे समय तक उच्च शर्करा के संपर्क में रखती है। इससे क्या होता है, जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है। माँ पर क्या प्रभाव होता है, उससे उसका बीपी जो होती है हाई हो जाती है, प्री एक्लेम्पसिया होती है, सामान्य प्रसव में कठिनाई होती है, अब भविष्य में टाइप 2 डायबिटिक का खतरा रहता है। शिशु पर प्रभाव ये पड़ता है कि उसका वजन अत्यधिक रहता है, समय से पहले उसका जन्म हो सकता है, जन्म के बाद शुगर की कमी हो सकती है, आगे चलकर मोटापा और मधुमेह का उसके अंदर खतरा भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि ये इतना गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसका कारण है शहरीकरण और बदलती जीवन शैली, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता, असंतुलित आहार, गर्भधारण की बढ़ती उम्र, आनुवंशिक कारण। ठीक है, तो इसीलिए गर्भावस्था की शुरुआत में ही ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवा लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर दवा या इंसुलिन भी लेना चाहिए और निरंतर मेडिकल मॉनिटरिंग के उसमें रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बिल फॉर ओवरहॉल ऑफ हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइकली सुन। ठीक है, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली जो है लंबे समय से अत्यधिक नियमन, संस्थागत जटिलताओं और गुणवत्ता असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इसी पृष्ठभूमि में यह खबर महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव के लिए सरकार जल्द ही एक नया विधेयक लाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक सरल, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की योग्य बनाना है। अब खबर का मतलब यह है कि मौजूदा बहुनियामक जो व्यवस्था है जटिल अनुमोदन प्रक्रियाओं और जवाबदेही की कमी को दूर करना चाहती है। इसके लिए एक ऐसा कानून लाया जाएगा जो नियमन को तर्कसंगत करे, संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता दे और गुणवत्ता पर जोर दे। ठीक है, मौजूदा व्यवस्था में क्या कमी है? भारत में अभी भी उच्च शिक्षा यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई जैसी कई निकायों द्वारा नियंत्रित है। इससे नियमों का दोहराव होता है, संस्थाओं पर बोझ पड़ता है, नवाचार में बाधा उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में पीछे रह जाते हैं, शोध और नवाचार कमजोर होते हैं, शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। ठीक है, अब प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? कई नियामकों की जगह एक संगठित और स्पष्ट ढांचा बनाना, अच्छे प्रदर्शन वाले विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम, फीस, अकादमिक निर्णय में अधिक स्वतंत्रता देना। ठीक है, और क्रेडेंशियल को गुणवत्ता से जोड़ना, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को बढ़ाना और विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने का अवसर देकर भारतीय संस्थानों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। ठीक है, ये जो है NEP 2020 का क्रियान्वयन यानी कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगा, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस पर जोर दिया जाएगा इसमें। ठीक है, अब इससे प्रभाव ये होगा कि छात्रों को बेहतर गुणवत्ता होगी, वैश्विक अवसर उन्हें मिलेगा, शिक्षकों को शोध और नवाचार की आज़ादी होगी, देश को स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और नॉलेज इकॉनमी में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये जो भारत को ग्लोबल एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में एक कदम के जैसे कार्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये देखिए थाईलैंड के बारे में है। ठीक है, थाईलैंड के बारे में बहुत दिनों से पढ़ना है। थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच में अभी तनाव चल रहा है, तो उनके संबंध में है। इजराइल का भी ये यहाँ पे इजराइल एक्शन थ्रेटन्स सीजफायर हमास नेगोशिएटर्स। ठीक है, और फिर अगला न्यूज़ है जेलेंस्की के बारे में। तो जेलेंस्की वाला देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। जैसे कि इनको थोड़ा पैसा चाहिए, ठीक है, अपनी आर्थिक सहायता के लिए EU से। तो अभी नाटो हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, यूक्रेन रूस युद्ध ने न केवल यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया बल्कि
पूरी वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। इसी पृष्ठभूमि में खबर सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शांति वार्ता से पहले नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया। यह बयान युद्ध समाधान, कूटनीति और शक्ति संतुलन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, अब इस खबर का सीधा अर्थ यह है कि यूक्रेन जो पहले नाटो की सदस्यता को अपनी सुरक्षा नीति का अहम लक्ष्य मान रहा था, उसने शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इस मांग में नरमी दिखाई है। ठीक है, तो यह जो कदम है संकेत देता है कि यूक्रेन युद्ध समाप्ति, नागरिक की सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्तित्व को प्राथमिकता देने के लिए रणनीतिक समझौते के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, अब चल देखते क्या है कि नाटो जो मुद्दा है इतना संवेदनशील क्यों है। रूस जो है लंबे समय से नाटो के विस्तार का विरोध करता रहा है। रूस का तर्क है कि नाटो का यूक्रेन तक विस्तार उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता रूस से सुरक्षा की गारंटी मानी जाती थी। ठीक है, यही मुद्दा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। ठीक, अब हम देख लेते हैं नाटो के बारे में थोड़ा डिटेल में। नाटो क्या है, तो नाटो जो है एक सैन्य और सुरक्षा गठबंधन यानी मिलिट्री अलायंस है, जिसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की, 1949 में हुई थी। ठीक है, इसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से लेकर 45 के बाद से दुनिया जो है दो गुटों में बट गई थी। ठीक, अमेरिका के नेतृत्व वाली पूंजीवादी गुट और एक सोवियत संघ के, एक यूएस और एक यूएसएसआर। पश्चिमी देशों को डर था कि सोवियत संघ यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इसी खतरे के निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, नाटो का गठन किया। ठीक, इसकी स्थापना मैं बता ही चुकी हूँ, 1949 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कुल कितने मेंबर हैं, 12 देश हैं। ठीक है, अब इनका मुख्य उद्देश्य होता है सदस्य देशों की सुरक्षा करना, युद्ध को रोकना, शांति और स्थिरता बनाए रखना, आतंकवाद से लड़ना, साइबर सुरक्षा और आधुनिक खतरों से निपटना। ठीक है, अब जो इनके देश हैं नाटो के, उन देशों के बारे में देखिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अभी फ़िलहाल में फिनलैंड 2023 में नाटो का सदस्य बना और स्वीडन 2024 में नाटो का सदस्य बना। ये मुख्य हैं। ठीक है, अब अगला न्यूज हमारा है कि 20,000 म्यांमार सोल्जर्स, 200 ऑफिशियल डिजर्टेड, सेज एक्स आर्मी ऑफिसर हु सॉट रिफ्यूज इन इंडिया। म्यांमार में जो है सैन्य तख्तापलट और नागरिक सरकार के खिलाफ लंबे संघर्ष के बीच सेना के भीतर बढ़ती नाराजगी और भारी टूट को हाल ही में उजागर किया गया है। एक पूर्व म्यांमार सेना अधिकारी जिसने भारत में शरण ली है ने दावा किया है कि करीब 20,000 सैनिक और 200 अधिकारी सेना छूट चुके हैं। यह आंकड़ा म्यांमार की आंतरिक अस्थिरता और लोकतंत्र की लड़ाई को दर्शाता है। ठीक है, म्यांमार में 2021 में सेना ने सत्ता हथिया लिया था। आम जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे असंवैधानिक माना। अब सेना के अंदर से भारी संख्या में लोग डिफेक्शन यानी पलायन कर रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं इनका नाम है कैप्टन कांग थून विन। इनके अनुसार लगभग 20,000 सैनिक और 200 अधिकारी सेना छोड़ दिए हैं। कुछ अधिकारी और सैनिक भारत और अन्य पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूत हो गए हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज के द हिंदू के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो। ठीक, ज़्यादा देर कर देने से वीडियो मतलब डेली एक ही जो न्यूज़ रिपीट कर देने से वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो हम एक ही जो न्यूज़ है या टॉपिक है उसको बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जो भी मैं बोलती हूँ कि आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, उन सबका डिस्कशन पिछले वीडियो में हो चुका होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।